स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। साथियों, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सर्च जिस चीज़ को करते हैं वो होती है सरकार की प्रमुख नीतियाँ, प्रमुख योजनाएं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार की प्रमुख योजनाएं 2024-25। सरकार ने 2024-25 में जो भी योजना निकाली है ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह के कम से कम 10 पार्ट है वो हम इस चैनल पर करवाएंगे। आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सरकार की प्रमुख नीतियाँ, प्रमुख योजना ये हर एग्ज़ाम के सिलेबस में आपको पढ़ने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। हर योजना के बारे में हमने डिटेल से बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। पहली योजना जो हम पढ़ेंगे वो है राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति 2025। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति कब जारी की गई? 2025 को। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। जिनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाया जाएगा वो राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उनका प्रचार प्रसार करेंगे। इन्फ्लुएंसर 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति 2025 में इन्फ्लुएंसर को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ये बांटा गया है दोस्तों 2 श्रेणियों में, ए श्रेणी और बी श्रेणी। पहली श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी वो होगी जिनके सोशल मीडिया पर 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स हो। और बी श्रेणी में कौन होंगे? वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके 7,000 से 1 लाख के बीच में फॉलोवर्स हैं। तो ये बात आप याद रखिए, श्रेणी 1 में किसे शामिल किया गया है? जिनके 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स हो। और बी श्रेणी में किनको शामिल किया गया है? जिनके 7,000 से लेकर 1 लाख तक फॉलोवर्स हैं। इन 2 श्रेणियों में इन इन्फ्लुएंसर को बांटा गया है। हर जिले में एक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए के 2 तथा श्रेणी बी में एक नव प्रसारक इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा। हर जिले के लिए एक इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा। जो संभाग स्तर है उस पर ए श्रेणी के 2 चुने जाएंगे और बी श्रेणी का 1 इन्फ्लुएंसर चुना जाएगा। श्रेणी ए को 25,000 रुपये और श्रेणी बी को 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। और जिनको चुना जाएगा, अगर वो श्रेणी ए में आता है तो उनको कितने रुपये प्रतिमाह मिलेंगे? 25,000 रुपये। और अगर कोई श्रेणी बी में आता है, उनको चुन लिया गया है, तो उनको प्रतिमाह कितने रुपये मिलेंगे? 15,000 रुपये। ये बात भी आप याद रखिए, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट बात है। फिर अगली बात जो हमें याद रखनी है वो है इन्फ्लुएंसर को प्रतिदिन सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं पर पोस्ट और शेयर करना होगा और उन्हें कंटेंट क्रिएशन में ट्रेनिंग दी जाएगी। जो इन्फ्लुएंसर चुने जाएंगे उनको सरकार की जो भी नीतियां हैं, सरकार की योजना है, उनको लोगों में प्रसार करना होगा, उनको पोस्ट करना होगा। उन योजनाओं को अगर किसी ने पोस्ट किया तो उनको शेयर करना होगा। तो ये नीति है, ये हमने पढ़ ली। जो इन्फ्लुएंसर है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा जाएगा? 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। जो श्रेणी 1 है उनमें आएगा 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स और उनको कितने रुपए मिलेंगे? उनको जो रुपए मिलेंगे दोस्तों वो मिलेंगे 25,000। और श्रेणी बी के इन्फ्लुएंसर को कितने मिलेंगे? उनको मिलेंगे दोस्तों 15,000 रुपये। दूसरी योजना जो हम पढ़ेंगे वो है कालीबाई भील उड़ान योजना। ये योजना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो कालीबाई भील उड़ान योजना का पहले नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है दोस्तों कालीबाई भील उड़ान योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। ये इसका उद्देश्य है। स्कूल, आंगनवाड़ियों और सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको स्कूल है, आंगनवाड़ी है, सरकारी संस्था है, वहाँ पर निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और सबसे अहम सवाल जो इससे बनता है, जो एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसके लाभार्थी कौन होंगे? इसके लाभार्थी होंगे दोस्तों 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं और बालिकाएं। ऐसे महिलाएं और बालिकाएं जिनकी उम्र 10 से 45 साल के बीच में है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा होगा दोस्तों? वो है महिला व बाल विकास विभाग। महिला व बाल विकास विभाग है वो इस योजना का नोडल विभाग बनेगा। एक सवाल जो यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है कि प्रतिमाह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। जो भी महिला 10 से 45 साल के बीच में है, बालिकाएं 10 से 45 साल के बीच में हैं, उनको प्रतिमाह कितने सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे? वो करवाए जाएंगे दोस्तों 12। ठीक है, 12
सैनिटरी नैपकिन उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। ये जो योजना है उसका शुरू में नाम था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को। किसने की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? कालीबाई भील उड़ान योजना। इस योजना में कितने वर्ष की महिलाएं शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों 10 से 45 साल की बीच की। और इसमें हर महीने कितने सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे? ये करवाए जाएंगे दोस्तों 12। तीसरी योजना जो हम पढ़ेंगे वो है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये योजना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इस योजना के बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें याद होने चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? पशुओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। पशुओं का बीमा कराना है या करना है, वो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें किन किन पशुओं को शामिल किया गया है? इसमें दोस्तों 5 लाख दुधारू गाय और भैंसों को शामिल करेंगे। ठीक है, कितने पशुओं के इसमें बीमा होगा? इसमें 5 लाख तो क्या होगी? गाय और भैंस। 5 लाख होगी भेड़ और बकरियां, और 1 लाख है वो ऊँट को शामिल किया जाएगा। ठीक है, 5 लाख गाय भैंस, 5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख ऊँट का बीमा कवर इसमें करवाया जाएगा। अब हमें ये जानना है कि जिन पशुओं का बीमा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई तो उसका लाभ है वो क्या मिलेगा। पहला है दोस्तों गाय भैंस ऊँट, अगर इनका बीमा हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो पशुपालक है उसको कितने रुपए मिलेंगे? प्रति पशु 40,000 रुपये। ये जो तथ्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर गाय भैंस ऊँट की मृत्यु होती है तो कितना मिलेगा दोस्तों? 40,000 रुपये प्रति पशु। मादा बकरी और भेड़ की मृत्यु होती है तो पशुपालक को कितना रुपये मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों 4,000 रुपये प्रति पशु। गाय भैंस ऊँट का कितना रुपये? 40,000। मादा बकरी और भेड़ की अगर मृत्यु होती है तो पशुपालक को 4,000 रुपये मिलेंगे। ये दोनों अलग अलग तथ्य हैं और अलग अलग ही हमें याद करने हैं। इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसमें जो कुल व्यय होगा वो कितना होगा दोस्तों? ऐसे सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस योजना में कुल कितना व्यय होगा। जो मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना है इसमें कुल व्यय कितना होगा दोस्तों? लगभग 400 करोड़ रुपये का व्यय होने की अनुमान है, बात है। फिर है कि इन पशुओं का चयन किस तरह से होगा? इनका चयन है वो लॉटरी के द्वारा होगा। सारे जो पशुपालक है उन्होंने फॉर्म भरवा दिया है, लॉटरी जिनकी निकलेगी उन्हीं का बीमा होगा। जो गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जो लखपति दीदी जो बनाई गई है, राज्य में कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? ये रखा गया है 15 लाख। कितने? 15 लाख लखपति दीदी है। और जो गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसमें आरक्षण भी रखा गया है। अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण मिलेगा। ये भी आप याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो हम कह सकते हैं। पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। कोई भी पशु है उसका बीमा तभी होगा जब उसकी टैगिंग हो गई होगी। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। उम्र कितनी होनी चाहिए? ये जो तथ्य है ये भी हमें याद होने चाहिए। अगर हम किसी गाय का बीमा करवाना चाहते हैं तो गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए? 3 से 12 साल के बीच में। भैंस की उम्र कितनी होनी चाहिए? 4 साल से 12 साल के बीच में। भेड़ बकरी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 साल से 6 साल के बीच में। और ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? 2 साल से 15 साल के बीच में। ये हमें अलग अलग याद रखना। गाय का अलग है, भैंस का, भेड़ बकरी ऊँट सब का अलग अलग समय है, ये बात हमें याद रखनी है। भुगतान कितने दिनों में होगा? अगर कोई पशु मर जाता है और जो पशुपालक है वो दावा करे तो 21 कार्य दिवस में मृत पशु का अगर कोई दावा करे तो उसका पैसा या क्लेम है वो मिलेगा। कितने दिनों में? 21 कार्य दिवस के अंदर अंदर उसको इसका पैसा मिल जाएगा। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इस योजना का क्रियान्वयन है वो दोस्तों कर रहा है राज्य बीमा विभाग। और इसका जो नोडल विभाग है वो है पशुपालन विभाग। दोनों सवाल अलग अलग है। ठीक है, क्रियान्वयन करना अलग चीज़ होती है, नोडल विभाग अलग होता है। जो इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है वो तो है राज्य बीमा विभाग, और नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? पशुपालन विभाग। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हमें याद करनी है। यह योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई। एक सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि ये योजना किस योजना के स्थान पर चलाई गई है? ये चलाई गई है दोस्तों कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर। राजस्थान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। जो राजस्थान बजट 2024-25 जिस वक्त जारी किया गया था तब इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये बात हमें याद रखनी है। अब अगर आपको याद है तो बताइए कि जो गाय भैंस और ऊँट की मृत्यु होने पर कितने रुपए मिलेंगे? तो मिलेंगे दोस्तों
40,000 रुपये। कितने रुपये मिलेंगे? 40,000। और अगर भेड़ और बकरी की मृत्यु हो जाती है तब कितने मिलेंगे? तब मिलेंगे दोस्तों 4,000 रुपये। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। और जो बीमा क्लेम है वो कितने दिनों के अंदर मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों 21 कार्य दिवस के भीतर। अगली योजना जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो होगी स्वामित्व योजना। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट योजना है। स्वामित्व योजना राजस्थान में 1.5 लाख ग्रामीणों को पट्टे प्रदान करने की योजना है। जो ग्रामीण जिनके पास पट्टे नहीं हैं उनमें 1,50,000 ग्रामीण को, ठीक है, कितनों को दोस्तों? 1.5 लाख ग्रामीणों या 1,50,000 ग्रामीणों को पट्टे प्रदान करने की योजना है। गांव की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रीकरण। पूरे गांव का क्या होगा? सर्वेक्षण होगा और उन्नत तकनीक से डिजिटल मानचित्रीकरण होगा। स्वामित्व योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? इसकी हुई थी दोस्तों 24 अप्रैल 2020। इस दिन क्या था? इस दिन था दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी दोस्तों भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? वो है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय। अगली योजना जो हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों PM ई विद्या योजना। अगर आप किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये योजना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PM ई विद्या योजना क्या है ये हम पढ़ेंगे। योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को घर बैठे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई का अवसर देना, घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 200 प्लस टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 तक का ज्ञान, और इस योजना में 200 प्लस टीवी चैनल ऐसे होंगे जिस पर कक्षा 1 से लेकर 10 तक की क्लासें लगाई जाएगी। और ये जो टीवी चैनल है ये 24 घंटे चलते रहेंगे। ठीक है, नॉन स्टॉप ये टीवी चैनल है वो एजुकेशन देते रहेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। हिंदी में भी होगी, अंग्रेजी में भी होगी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सारी भाषाओं में ज्ञान है वो बच्चों को दिया जाएगा। राजस्थान को 5 PM ई विद्या DDH चैनल आवंटित हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को इस योजना के तहत कितने DDH चैनल आवंटित है? वो हैं दोस्तों 5। कितने हैं? 5 चैनल है वो राजस्थान के लिए स्पेशल चलाए गए हैं। चैनलों के नाम हम देख लेते हैं। RJ 148, इस पर कक्षा 1-2 की पढ़ाई होती है। ठीक है, RJ 148 पर जो चैनल है उस पर कक्षा 1 से 2 की पढ़ाई होती है। RJ 149, इस पर कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होती है। RJ 150 पर कक्षा 6 से 8 तक की बच्चों की पढ़ाई होती है। RJ 151 9 से 10 तक की पढ़ाई होती है। और RJ 152 कक्षा 11-12 की पढ़ाई होती है। कितने चैनल दिए गए हैं राजस्थान को? 5। 1, 2, 3, 4 और 5 अलग अलग हैं। RJ 148, 49, 50, 51, 52 कक्षा 1, 2, 3 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया है। इसका जो संचालन है वो कौन करेगा? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इसका जो संचालन है दोस्तों वो कौन करेगा? SCERT। ठीक है, SCERT है वो इस योजना का संचालन करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। ये योजना है वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए है जिनको मुफ्त में घर पर कंटेंट है वो उपलब्ध करवा कर पढ़ाई मजबूत करना। अगली योजना है दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना। इससे संबंधित पीछे के एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 14 दिसंबर 2024 को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की शुरुआत कहाँ से की? ये की थी दोस्तों उदयपुर से। इसका लक्ष्य वो क्या है? इसका लक्ष्य है दोस्तों 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देना। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना में जो बच्ची है उनकी विलादत है, उनकी पैदाइश है, उनका जन्म कब होना चाहिए कि उनको इस योजना का लाभ मिलेगा? वो है दोस्तों 1 अगस्त 2024 के बाद में। अगर किसी बच्ची का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद में हुआ है तो वो इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपये। कितने मिलेंगे दोस्तों? 1 लाख रुपये मिलेंगे। राशि 7 किस्तों में बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1 लाख रुपये कितनी किस्तों में मिलेंगे? ये मिलेंगे दोस्तों 7 किस्तों में। कितने में? 7 किस्तों में। वार्षिक लाभ
हर साल करीब 5 लाख बेटियां इस योजना से लाभान्वित होगी और सरकार का उद्देश्य है कि हर साल हम कम से कम 5 लाख बेटियों को इस योजना से फ़ायदा देंगे। 1 लाख रुपये है वो 7 किस्तों में बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी। इसमें एक संकल्प पत्र दिया जाएगा। जब बेटी का जन्म होगा तो उसके साथ ही 1 लाख रुपये का उसके संकल्प पत्र दिया जाएगा, जिसे ओजस पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो संकल्प पत्र है वो कहाँ से डाउनलोड होगा? वो होगा दोस्तों ओजस पोर्टल से। अब हम किस्तों का विवरण देख लेते हैं कि 7 किस्तें वो किस तरह से कितने कितने रुपए की आएगी। पहली किस्त है वो 2500 रुपये की होगी और बेटी के जन्म पर ही ये किस्तें उनको दे दी जाएगी। फिर 2500 रुपये टीकाकरण के बाद में, जो टीके लगाए जाते हैं उनके बाद में दी जाएगी। 4000 रुपये की जो किस्त है वो अगर लड़की कक्षा प्रथम यानी पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसको 4000 रुपये की किस्तें मिल जाएगी। 5000 रुपये मिलेंगे दोस्तों अगर वो 6ठी क्लास में प्रवेश लेती है। 11000 रुपये मिलेंगे 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर। 25000 रुपये मिलेंगे 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर। 50000 रुपये स्नातक परीक्षा पास करने पर मिलेंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 7 किस्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 और टोटल रुपए कितने हो गए दोस्तों? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए है वो टोटल किस्त हो जाएगी। कितनी किस्तों में मिलेगी? 7 किस्तों में। हमें ये भी याद रखना है कि 6ठी क्लास में कितने मिलेंगे, 10वीं क्लास में कितने मिलेंगे, टीकाकरण के बाद में कितने मिलेंगे, जन्म पर कितने मिलेंगे, ये भी हमें एक एक करके याद करने हैं। फिर जो अगली योजना है दोस्तों वो योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई? 16 दिसंबर 2024 को। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद व असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो मुख्यमंत्री स्वनिधि बीमा योजना है उसमें 80,000 रुपये तक का ऋण है वो बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 26 दिसंबर 2024 को। अपनी इस क्लास की नवी योजना दोस्तों संशोधित PKC ERCP प्रोजेक्ट। इसका जो शिलान्यास है वो हुआ था दोस्तों 17 दिसंबर 2024 को। किसने किया था? PM नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से किया था? ये किया था दोस्तों दादिया सूरजपुरा से। एक ही लाइन में कई सवाल बनते हैं। संशोधित PKC ERCP प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? 17 दिसंबर 2024 को ये हुई थी दोस्तों दादिया सूरजपुरा से। इसकी शुरुआत या शिलान्यास किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने। राज्य समझौता राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में हुआ। जो PKC ERCP प्रोजेक्ट है इसमें राजस्थान और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ है? ये हुआ है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है राजस्थान को सुजलम सुफलाम बनाना, यानी पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, राजस्थान को सुजलम सुफलाम बनाना। इस योजना से 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई का विस्तार होगा। कितने जिलों में दोस्तों? इस योजना से 21 जिलों को लाभ मिलेगा। ठीक है, 21 ज़िले, ये भी हमें याद रखना है। परियोजना के जो मुख्य बिंदु है वो कुछ इस तरह से हैं। इसकी कुल लंबाई है वो राजस्थान में होगी 1200 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में होगी दोस्तों 600 किलोमीटर। यानी कुल लंबाई कितनी होगी? कुल लंबाई हो गई दोस्तों इसकी 1800 किलोमीटर। इसकी लागत है वो कुल कितनी है? 1,20,000 करोड़ रुपये, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपये है वो राजस्थान के खर्च होंगे। अगला सवाल है जो अपनी नवी योजना है दोस्तों वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। ये योजना वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। पीछे कई एग्जाम में इस योजना से सवाल पूछे जा चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इस योजना का नाम बदलकर दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया। यानी ये योजना पहले से संचालित होती थी, बस इसका नाम बदल दिया गया है। यह योजना राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही है। कौन से विभाग द्वारा दोस्तों? ये सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, ये कौन से विभाग द्वारा संचालित है? ये है दोस्तों देवस्थान विभाग द्वारा। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले जाने का लक्ष्य है। कम से कम 40,000 नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। कितने हैं दोस्तों? 40,000, जिसमें से 36,000 यात्रियों को तो रेल से यात्रा करवाई जाएगी,
4000 यात्रियों को हवाई जहाज़ से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, पूरे यानी टोटल कितने हैं? टोटल हैं दोस्तों 40,000, जिसमें से 36,000 को रेल के द्वारा यात्रा करवाई जाएगी और 4,000 को हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। जिन क्षेत्रों की हवाई जहाज़ से यात्रा करवाई जाएगी उनमें है दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल की यात्रा है वो 4,000 लोगों को करवाई जाएगी और प्लेन के द्वारा या हवाई जहाज़ के ये यात्रा पूरी करवाई जाएगी। जो रेल से यात्रा होगी उनमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे रामेश्वर, मदुरई है, जगन्नाथपुरी है। एक रेल चलेगी नागौर तिरुपति, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। एक जो रेल है वो कहाँ से चलेगी? नागौर से तिरुपति। ये जो यात्रा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो हवाई जहाज़ से वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक ही है, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। यहाँ पर कितने जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर होंगे 4,000। जो रेल से यात्रा करेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या होगी दोस्तों 36,000। कितनी होगी? 36,000। जिनको रेल से यात्रा करवाई जाएगी उनमें ये सारे हैं। सारे पढ़ने हमें याद करने ज़रूरी नहीं है। जो प्लेन से करवाई जाएगी बस यही हमें याद करनी है। आज की अपनी इस वीडियो की ये आखिरी योजना है मुख्यमंत्री राजनीति योजना। इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों मार्च 2019 में और शुरू हुई थी 13 मार्च 2020 को। अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? इसमें कुछ तथ्य हैं वो भी याद करने लायक है। योजना का संदर्भ, इस योजना के तहत 15,000 लीटर तक मुफ्त पानी उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इसमें जो मुफ्त पानी दिया जाता है वो कितना दोस्तों? 15,000 लीटर। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी हर आदमी को हर दिन ग्रामीण इलाकों में 55 लीटर पानी दिया जाएगा। और जो रेगिस्तानी इलाके में हैं उनको एक दिन में 77 लीटर पानी माफ़ यानी फ्री में दिया जाएगा। उसका कोई भी पैसा सरकार नहीं लेगी। तो इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो कौन सी है? वो एक तो ये कि मुख्यमंत्री राजनीति योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 13 मार्च 2020 को। इस योजना में प्रत्येक परिवार को कितना लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा? तो ये आएगा दोस्तों 15,000। अगर हम एक आदमी की बात करें तो एक आदमी को जो ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड है उनको एक दिन में 55 लीटर पानी दिया जाएगा और जो रेगिस्तानी इलाकों से संबंध रखता है उनको एक दिन में 77 लीटर पानी फ्री में दिया जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये योजनाएं पसंद आई है और बाकी के 9 पार्ट हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या और पार्ट है वो हमें लाने चाहिए या फिर इस श्रृंखला को यहीं रोक देना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।